अच्छा जी, सो अभी आपको स्लाइड एक विजिबल होगी। दिस इज एज फार एज द डिफरेंट कंटेंट्स ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स आर कंसर्न। जो आप लिखते हैं, मैं कर रहा हूँ, जो आप लिखते हैं उसमें जब आप राइटिंग करते हैं तो अब आपने जो डिफरेंट सेक्शंस लिखने हैं वो एक थीसिस के पर्सपेक्टिव से मैं बात करूंगा, और इसको आप रेप्लिकेट कर सकते हैं फॉर प्रपोजल डॉक्यूमेंट। हमने एक रिसर्च प्रोसेस में चैप्टर वाइज चीजें ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं, मैं उन पे अब बात करना चाह रहा हूँ कि उनमें से किस सेक्शन को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। सबसे पहले तो टाइटल आप हर जगह लिखते हैं, चाहे आपका रिसर्च प्रपोजल डॉक्यूमेंट हो या आपका थीसिस डॉक्यूमेंट, तो दैट दैट टाइटल हैज टू बी वेरी स्पेसिफिक। और कैसा होना चाहिए उसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में बात की थी कि टाइटल में क्या क्या होना चाहिए। टाइटल को 100% लोग देखेंगे, इसलिए टाइटल शुड बी दी बेस्ट थिंग विच यू कैन प्रोड्यूस, बिकॉज दैट इज द फेस ऑफ योर डॉक्यूमेंट। 100% लोग आपके टाइटल को देखेंगे। अब आप अपने ऊपर अप्लाई करके देखते हैं कि आपने भी जब रिसर्च पेपर्स लोगों के शॉर्टलिस्ट किए हैं तो उसमें सबसे पहला क्राइटेरिया आपका क्या था कि टाइटल आपको ठीक लगा तो आपने जाके उसको क्लिक किया, अदरवाइज आपने उसको पास किया। ऐसे ही है, ऐसे ही आयजा। यस सर। मुनीब शाह साहब, आवाज आ रही है आपको? सही था सर। मुनीब शाह साहब, आवाज आ रही है? जी जी सर, आ रही है आवाज। ऐसा ही था सर। जी जी, आप लेक्चर्स देखना छोड़ दिए आपने, पीछे आपने कुछ समरीज शेयर की थी फिर उसके बाद आप गायब हो गए। तो सर वो भेजे थे, इंटरनेट का इशू था तो आज चालू हुआ है तो भेजूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, काइंडली जरा लेक्चर सारे देख लीजिए, और जस्ट कॉमन पॉइंट फॉर एवरीबडी, जिन जिन की मुझे समरीज नहीं आई है दे विल लूज 20% मार्क्स इन द ग्रेडिंग। 20% मार्किंग आपके लेक्चर समरीज की है। एंड बाय समरी आई मीन कि वो आपकी समरी होनी चाहिए, नजर आनी चाहिए, बिकॉज आई रीड ऑल दो समरीज। तो अगर आप मुझे लगा कि किसी और का छापा मारा हुआ है या नोट ठीक नहीं किया हुआ तो वो जीरो मिल जाएगा। और यू नो योर सेल्फ कि मैंने खुद किया कि नहीं किया, तो मैं उसको आप पे छोड़ता हूँ। बट do listen to the lectures, do prepare summary that are your notes। एग्जाम में यही नोट्स काम आएंगे आपके, ठीक है? सर बिकॉज सर, एक क्वेश्चन था कि सर ये जो समरी है सर, ये हमने जो लेक्चर्स, ये वीडियो लेक्चर है सर, इसी से नोट करके बनानी है ना जी सर? जी जो जी 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 जी। स्लाइड्स हैं सर, वो वाली समरी तो नहीं होगी सर? लेकिन वीडियो स्लाइड्स लेक्चर तो होगी। मैंने आपसे कहा कि स्लाइड्स की बनानी है। आप अगर बाद में ही आपने गौर से सुनी हो, मैंने हमेशा यही कहा है कि लेक्चर्स की समरीज मींस वीडियो लेक्चर्स की समरीज। और वीडियो लेक्चर्स राइट। जो कंटेंट कवर हुआ हुआ है वो स्लाइड्स मैं अगर दिखाता नहीं भी हूं तो कहीं ना कहीं स्लाइड्स के ऊपर भी वो चीज है। अगर आपको वो मिल जाती है उन स्लाइड्स के ऊपर, आप जाके ढूंढ लें और उनको इंक्लूड कर लें बीच में। बट लेक्चर्स की आप जो मेरे कंटेंट जो मैं डिलीवर कर रहा हूँ और जो आपसे शेयर कर रहा हूँ, एडिशनल कंटेंट भी वीडियोस की फॉर्म में शेयर किया है मैंने, और जो हमने रेगुलर चीजें की हैं वो भी शेयर किया है। दोनों को देखना है, दोनों की समरी बनानी है, और लिंक करें स्लाइड्स के साथ। अच्छा है अगर आप जाके स्लाइड्स में उनको फिगर आउट कर लेते हैं। दे आर फ्रॉम द स्लाइड्स इनफैक्ट। सही है, कुछ नहीं है बट कुछ चीजें हैं भी, तो आप दोनों को मिक्स कर सकते हैं। बट प्रिपेयर दोज और सबमिट एज वेल। अगर अभी तक नहीं किया आपने तो लाजमी सबमिट करें। अच्छा जी, ओके। सो मैं अभी बात ये कर रहा था कि राइटिंग में, हम राइटिंग पे आ गए, तो राइटिंग में जो आपके डिफरेंट सेक्शंस होते हैं उनको किस तरह फोकस करना है। सबसे इंपॉर्टेंट इज योर टाइटल। टाइटल क्या होना चाहिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका, ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज जो आपको थीसिस डॉक्यूमेंट में नजर आती है वो एब्स्ट्रैक्ट होता है। या रिसर्च पेपर में आप जब देखते हैं तो वहां पे आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखा नजर आता है। अच्छा, यहाँ जहन में रखें कि एब्स्ट्रैक्ट जो है वो लिखा कैसे जाता है। पहली बात तो ये कि एब्स्ट्रैक्ट के अंदर जो चीज होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट में प्योरली बात होती है आपके अपने मेथड के ऊपर कि आपने जो सोल्यूशन फाइंड आउट किया है वो कैसे किया है। इसमें कोई बैकग्राउंड देने की जरूरत नहीं होती, कोई इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम के बारे में देने की जरूरत नहीं होती। यू स्ट्रेट अवे से कि आई हैव एड्रेस द प्रॉब्लम इन दिस वे। ये स्टेप 1 था, स्टेप 2 था, स्टेप 3 था, अल्टीमेटली मेरे ये रिजल्ट्स आए हैं जिनका ये फायदा है। तो एब्स्ट्रैक्ट प्योरली डिस्कसेस योर अप्रोच। रिमेंबर दिस पंच लाइन।
कोई फालतू चीजें लिखने की एब्स्ट्रैक्ट में जरूरत नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2, एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है हमेशा सबसे आखिर में, होता सबसे पहले है, लिखा जाता है सबसे आखिर में। जब एवरीथिंग इज रिटन, एवरीथिंग इज डन, ऑल रिजल्ट्स अचीव्ड, ऑल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन डन, सब आप ये काम करते हैं। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट को 87% लोग पढ़ते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज अदर देन योर टाइटल इज एब्स्ट्रैक्ट, तो इस पे एफर्ट करनी चाहिए और इसको दिल लगा के लिखना चाहिए, लेकिन लिखना सबसे आखिर में चाहिए। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट के बाद क्या नजर आता है आपको थीसिस के अंदर? इंट्रोडक्शन नजर आता है। ठीक है, हम उस पर आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन ऑल्दो अगेन शुरू में होता है, लेकिन इसको कम लोग पढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स ये कहती हैं कि अराउंड अगर 100 लोग आपके आर्टिकल को खोलेंगे तो उसमें से 43%, अराउंड 40 प्लस माइनस 5% लोग उसको पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन सेक्शन। इसलिए इंट्रोडक्शन सेक्शन पे एफर्ट भी इस लिहाज से करनी चाहिए। इंट्रोडक्शन का सेक्शन, इसका चैप्टर चूंकि सबसे पहले होता है, तो हम शायद 2 महीने 3 महीने इस पे लगा देते हैं, लेकिन इसको पढ़ने वाले लोग कम होते हैं। समझ रहे बात? इसलिए इंट्रोडक्शन को अकॉर्डिंगली लिखते हुए, ध्यान देते हुए, इतना ध्यान दें जितने लोग पढ़ने वाले हैं। मैंने जो इंट्रोडक्शन में लिखा जाता है वो आपको बताया हुआ है, पंच लाइन्स दी हुई हैं। इसके अंदर 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इसमें आप इंट्रोड्यूस करते हैं प्रॉब्लम को, इसमें आप सिग्निफिकेंस बताते हैं अपनी प्रॉब्लम की, और इसमें आप अपने सोल्यूशन को भी इंट्रोड्यूस करते हैं। 3 चीजें होती हैं, ठीक है? और जितने लोग पढ़ते हैं वो मैंने आपको बता दिया। इट मीन्स कि इसको लिखते हुए इतनी जान ना लगा दें कि जो बाद वाले चैप्टर्स या सेक्शंस हैं वहां के लिए जान ही ना बचेगा। कहते हैं ना, जब आप मैराथन शुरू करते हैं ना, तो मैराथन में अगर शुरू में आप 100 मीटर दौड़ जाएंगे तो क्या होगा? आगे उल्टियां कर रहे होंगे। ऐसे ही है नुमान शकूर, ऐसे ही है नुमान साहब। नुमान साहब है ही नहीं। हेलो सर। मैं पूछ ये रहा हूँ कि अगर आप मैराथन स्टार्ट करें और 100 मीटर दौड़ जाएं शुरू में, सर तो क्या होगा आपके साथ? सर आप जल्दी ही थक जाएंगे। थक जाएंगे, या आप कहीं पड़े होंगे जमीन के ऊपर थोड़ी देर बाद? जी सर, ऐसे ही होगा, बिल्कुल आप पढ़े होंगे सर। सही है। स्टार्ट में जो जोर लगाएगा सर, जाहिर है। हाँ, आप पड़े होंगे और पानी पिलाने वाला भी नहीं होगा आपको। एग्जैक्टली सर। तो इसलिए ये जो मैं वेटेजेस दे रहा हूँ ना, ये सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि लिखते हुए भी आपने अकॉर्डिंगली अपनी जान बचा के रखनी है डिफरेंट सेक्शंस के लिए, डिफरेंट चैप्टर्स के लिए। इंट्रोडक्शन को मैंने बता दिया। अब मैं आ जाता हूँ जी लिटरेचर रिव्यू के ऊपर, जिसको हम बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन भी कहते हैं, रिलेटेड वर्क भी कहते हैं, समरी ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, सॉरी, रिलेटेड वर्क के नाम ज्यादा यूज होता है। अच्छा, अब लिटरेचर रिव्यू को आपने भी लिखा है अभी, इसको पढ़ने वाला कोई नहीं होता। आप इसको अच्छाई कहें बुराई कहें, लिटरेचर रिव्यू को कोई नहीं पढ़ता। अभी आप एग्जाम्पल लें अपनी, आपने रिसर्च पेपर खोल के देखे हैं? मेरा नहीं ख्याल आप में से किसी ने भी लिटरेचर रिव्यू को गौर से देखा होगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। जिस बंदे का पेपर आप पढ़ रहे हैं, आपने ओपन किया होगा, टाइटल एब्स्ट्रैक्ट देखा होगा, इंट्रोडक्शन पे थोड़ी सी नजर डाली होगी, लिटरेचर रिव्यू को पास किया होगा, आगे चले गए हो। क्या ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऐसा ही है जो मैं बयान कर रहा हूँ, या आप लोगों का डिफरेंट है? जी ऑनलाइन जो सर सर मैं ऐड ऑन करना चाहता था, ये ऐसा ही है, लेकिन सर इसमें एक आधा मैंने रिसर्च आर्टिकल ऐसा देखा जिसमें ना लिटरेचर रिव्यूज ने टेबुलर फॉर्म में बनाया हुआ था, और वो पढ़ने में बड़ी आसानी थी और उसको बताने में भी आसानी थी। तो इस तरह की सर कोई मौजूद है डायरेक्शंस कि हम इसको टेबुलर फॉर्म में बना सकते हो, कि जिसमें बता सकते हो कि ये आप बिल्कुल कर सकते हैं टेबुलर फॉर्म में। और आपको जनरली स्पीकिंग जो टेबुलर फॉर्म में आपको लिटरेचर रिव्यू मिलेगा ना, वो ऐसे पेपर्स का मिलेगा जो रिव्यू पेपर्स इटसेल्फ होते हैं मोस्ट ऑफ द राइट टाइम। सर। तो सर वहां पे टेबल्स लोग बनाते हैं। लेकिन ये सर कि ट्रेंड है, इसको भी फॉलो किया जा सकता है। आप टेबल्स बना सकते हैं और टेक्स्ट में भी लिख सकते हैं एज पर योर कंफर्ट। बट ये कि राइट सर। स्टैटिस्टिक्स चूंकि पूरे पॉपुलेशन को कवर करती है ना, तो स्टिल लार्ज पॉपुलेशन विल स्टिल नॉट रीड इट। सो अकॉर्डिंगली पॉइंट जी मैं ये देना चाह रहा हूँ कि आप रिलेटेड वर्क पे भी सर। इतनी जान ना लगाएं लिखते हुए, इसको सुटेबली सर करें, बट ये कि अपनी जान और सेक्शंस के लिए बचा के रखें। अच्छा,
ये मैं बात कर रहा हूँ थीसिस के पर्सपेक्टिव से। ऑन दी अदर एंड अगर मैं आ जाता हूँ प्रपोजल डॉक्यूमेंट पे, तो प्रपोजल डॉक्यूमेंट जो है उसका तो फोकस ही यही होता है, इसलिए वहां पे इसको 100% लोग आपके रिव्यूअर पढ़ते हैं। तो प्रपोजल डॉक्यूमेंट जो है उस पे, वहां पे जब आप ये लिखेंगे तो आप इस पे एफर्ट करेंगे, क्योंकि वो 100% लोग इसको पढ़ेंगे। सिर्फ थीसिस की बात हो रही है या रिसर्च पेपर की बात हो रही है कि वहां पे इस पे फोकस लोगों का कम होता है। तरीका मैंने आपको लिखने का लास्ट क्लास में बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से आपने अपने सेंटेंस मेकिंग करनी है, मिक्सिंग करनी है, रेफरेंसेस देने हैं। वो हमने काफ़ी डिटेल में लास्ट क्लास में बात की थी। और फिर मैंने आपको रेफरेंसिंग के तरीके भी उसमें बता दिए थे। आपने बाद में मैंने आपसे वीडियो लेक्चर भी शेयर कर लिया था किस तरीके से आपने मेंडले को इस्तेमाल करना है या कोई और ऑनलाइन टूल जो है वो यूज़ होते हैं, वो हमने बात की थी। आपने लेक्चर्स देखे होंगे, नहीं देखे तो काइंडली देख लीजिए, ठीक है। सो इस पे भी हम बात कर चुके हैं। वैसे यहाँ बताने का मकसद क्या था कि ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ प्रपोजल डॉक्यूमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बट फॉर थीसिस यू नीड टू सेव योर एनर्जी एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शंस। सही है। यहाँ मैंने आपको कहा था कि जी के जनरली स्पीकिंग एक लिटरेचर रिव्यू सेक्शन ऑफ द प्रपोजल डॉक्यूमेंट में 20 के करीब रेफरेंस होने चाहिए और थीसिस के अंदर 40 के करीब रेफरेंस होने चाहिए अगर हम मास्टर्स की बात करें। यहाँ तक सारे अलाइन है जी मेरे साथ? कोई किसी का सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ईमान, साइमा, काशिफ, आयजा, हिजाब, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? सर वो मैं अभी माइक खोल नहीं सकती क्योंकि मैं रास्ते में हूं ना, तो शोर बहुत ज्यादा आएगा। तो वंस आई विल बी इन द क्लास, तो मुझे कुछ क्वेश्चन है डाटा से मुतालिक, मैं पूछ लूंगी आपसे। ठीक है, आप मुझे बेशक व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आई रिस्पॉन्ड देयर। अच्छा जी, ओके। सो अगर यहाँ तक चीजें अलाइन हो गई हैं तो हम लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। मैंने वैसे बाद वाले लेक्चर्स में वो चीजें रिपीट भी की थी, तो होपफुली वो चीजें कवर हो गई हैं। और बहरहाल ये कि क्लास में अगर लोगों ने नोट नहीं की तो फिर व्हाट आई कैन से। तो बहरहाल कुछ लोगों से आप फिजिकली मिल के डिसाइड ले लीजिएगा। उमर फारूक साहब भी क्लास में थे और काशिफ रबानी थे, नाइला थी, ये 2-3 लोग, 4-5 बल्कि अराउंड 6+ लोग थे, उनके पास होना चाहिए। जस्ट सी दैट। अच्छा जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं। इसके बाद अभी हम चूंकि सेक्शंस कवर कर रहे हैं, चैप्टर्स कवर कर रहे हैं फॉर द थीसिस। मेथोडोलॉजी जो है जी, अब ये मेथोडोलॉजी जो प्रपोजल डॉक्यूमेंट होता है उसमें प्रपोज्ड मेथोडोलॉजी होती है जिसमें अपनी आप ब्लॉक डायग्राम देते हैं, ठीक है। वेयर एज जब आप बात करते हैं थीसिस की तो वहां पे आप ब्लॉक डायग्राम भी देते हैं और उसके मॉड्यूल्स को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि इसकी इंप्लीमेंटेशन भी आपने की होती है। अच्छा, मेथोडोलॉजी को पढ़ने वाले लोग भी कम होते हैं। ये वो लोग होंगे जो कि आपके पेपर को रेफर करना चाहेंगे और आपके पेपर के मेथड को देख के अपना मेथड डिफाइन करने जा रहे होंगे। हाँ, मतलब जिस तरह आपने पेपर सेलेक्ट किए हैं ना, अगर ओवरऑल देखा जाए आपने शायद 100 पेपर देखे होंगे टाइटल से, 100 में से 80 पेपरों का आपने एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा होगा और 80 में से आपने शायद 10-12 पेपर सेलेक्ट किए होंगे यार कि ये मैंने पेपर जो है ना मेरे काम के। देखेंगे वही सेम रिलेशनशिप यहाँ तक आ रहा है। तो मेथोडोलॉजी पे कम लोग आते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है इसलिए इसको विजुअली अच्छा होना चाहिए, विजुअली अच्छा होना चाहिए। इसमें ब्लॉक डायग्राम होनी चाहिए। ब्लॉक डायग्राम से मुराद आपके प्रोसीजर के स्टेप्स होने चाहिए और अगर उसका कोई एल्गोरिथम है वो होना चाहिए, उसकी मॉड्यूल्स हैं उनकी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, अगर उसका कोई बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो मेथोडोलॉजी को विजुअली अपीलिंग होना चाहिए, विजुअली इजी होना चाहिए, ताकि जो बंदा आपके काम को फॉलो करना चाह रहा है उसको समझ आए कि आपने मेथड किया क्या था। यही मेथड्स आपने अपनी प्रपोजल डॉक्यूमेंट के अंदर जब आप डालेंगे, मैं बात कर रहा हूँ सॉरी प्रपोजल प्रेजेंटेशन की, वहां पे आप लोगों के मेथड्स की ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। मैंने आपसे कहा था कि जी लिटरेचर रिव्यू में क्या करते हैं, 3 से 5 मेथडोलॉजीज को आप प्रेजेंट करते हैं, डिस्कस करते हैं। आपको लास्ट प्रेजेंटेशन में भी आपने देखा था कि जो ओवैस साहब ने प्रेजेंटेशन मैंने दिलाई थी, उन्होंने अपने रिलेटेड रिसर्च पेपर्स की मेथडोलॉजी डिस्कस की थी 1 by 1, फिर अपने मेथड पे आए थे।
तो याद रखें प्रेजेंटेशन का फिर थोड़ा सा एस्पेक्ट या तरीकाकार डिफरेंट होता है और डॉक्यूमेंट का अलग होता है। डॉक्यूमेंट में लिटरेचर रिव्यू सेक्शन होता है, प्रेजेंटेशन में उसी लिटरेचर रिव्यू के 5 पेपर्स 1 बाय 1 डिस्कस किए जाते हैं इन फॉर्म ऑफ ब्लॉक डायग्राम, और अपनी भी ब्लॉक डायग्राम बनाई जाती है। ठीक है, तो ये जो मेथोडोलॉजी यहाँ मैं लिखी है जो आपको नजर आ रही है, ये आपके मेथोडोलॉजी है जो कि अगेन ब्लॉक डायग्राम फॉर्म में होनी चाहिए और आपको उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको इसका प्रोसेस बता दिया, इंपॉर्टेंस क्या है वो भी इंडिकेट कर दी। रिजल्ट्स अराउंड सिमिलर लोग रिजल्ट्स पढ़ते हैं। देखिए यहां तक मेथोडोलॉजी तक तो प्रपोजल डॉक्यूमेंट और थीसिस डॉक्यूमेंट सेम होती है। फर्क क्या होता है कि जो थीसिस का मेथोडोलॉजी होती है वो डिटेल्ड होता है, प्रपोज मेथोडोलॉजी ऑफ योर प्रपोजल इज शॉर्ट बिकॉज अभी किया नहीं होता काम। ठीक है, यहां से आगे वेरिएशन आ जाती है। थीसिस में रिजल्ट्स होते हैं, प्रपोजल डॉक्यूमेंट में रिजल्ट्स नहीं होते। वहां तो आप कहते हैं जी मैं इसे करूंगा, इसके बाद आप टाइमलाइंस दे देते हैं कि जी ये टाइमलाइंस है मेरी, अगले 2 महीने में ये करूंगा, फिर 2 महीने में ये करूंगा, फिर 6 महीने में ये करूंगा, काम खत्म करूंगा। ये काम खत्म होने के बाद में है कि अब आपने प्रपोजल डॉक्यूमेंट खत्म हो गई, अब आप थीसिस जमा करा रहे हैं, तो आपने मेथड दिया अपना, मेथड के बाद आपने रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे। रिजल्ट्स में क्या चीज है जो कि इंपॉर्टेंट है? रिजल्ट्स में ग्राफ्स, टेबल्स, लाजमी 2 एक ग्राफ्स होने चाहिए, यानी कंपैरेटिव एनालिसिस होने चाहिए, अपने काम को दूसरों के काम से कंपैरिजन लाजमी होना चाहिए, टेबल्स होने चाहिए कुछ बेंचमार्क्स के मुताबिक कि ये परफॉर्मेंस बेंचमार्क हैं 4, मैंने ये कैलकुलेट किए, ये वैल्यूज आ रही हैं, मेरी ये आ रही हैं, एक और पेपर है उसकी ये आ रही हैं। ठीक है, तो रिजल्ट्स में अगेन विजुअली अपीलिंग टेबल्स और ग्राफ्स लाजमी होने चाहिए। इसके अंदर आप एक और काम भी कर सकते हैं कि आपने एक मेथोडोलॉजी से काम किया ना, तो एक वो इसकी एक कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस भी आप कर सकते हैं कि यार ये मेरा काम, मैंने आप देखें ना एक मक्खी को मारना है तो मक्खी तो आपके हाथ से भी मर सकती है, और मक्खी के लिए आप एक टैंक भी ला सकते हैं, टैंक से फायर करेंगे और एक न्यूक्लियर बम भी फायर कर सकते हैं, तीनों से मर जाएगी मक्खी। लेकिन सबसे कॉम्प्लेक्स और महंगा तरीका कौन सा है? न्यूक्लियर बम। अगर आप कहें जी कि मैंने मक्खी मारने के लिए न्यूक्लियर बम फायर करना है, तो ये इट्स नॉट वायबल सोल्यूशन, ये एक कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन है बहुत। सो अब जब भी आप एक सोल्यूशन देते हैं तो वो सोल्यूशन की एक कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस एक फिनोमेना है कि आप कहते हैं यार कि मैंने इतनी मल्टीप्लिकेशंस की हैं, इतनी डिविजन्स की हैं, इतनी एडिशन की हैं। एक और मेथड है उसमें इतनी मल्टीप्लिकेशंस हैं, इतनी डिविजन्स हैं और इतनी एडिशंस हैं, तो मैं उससे लेस कॉम्प्लेक्स हूँ, ऑल्दो उसके रिजल्ट्स मुझसे अच्छे आ रहे हैं लेकिन वो कॉम्प्लेक्स मेथड है, तो मैं यहाँ अच्छा हूँ। तो ये एनालिसिस पार्ट भी रिजल्ट्स के अंदर सुटेबली आना चाहिए। मैं आपको पंच लाइन्स बता रहा हूँ कि किधर क्या चीजें डालनी है। अगेन मैं हर एक के लिए नहीं कर सकता, आपको मैं एक एक बंदे को नहीं बता सकता, आप अपने अपने सुपरवाइजर से डिस्कस करेंगे। सिर्फ मेरी बातों को नोट रखें और जब आप खुद काम करें तो एडवाइसेस लें इस पे अपने सुपरवाइजर से। सो रिजल्ट्स में क्या होगा? कंपैरेटिव एनालिसिस होगा, बेंचमार्क्स डिस्कस होंगे, टेबल्स होंगे, ग्राफ्स होंगे, और अगर आप समझते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस भी होगा। एग्जाम्पल्स वही है ना, ये बेसिकली वो केस स्टडीज हैं, वो डाटा की डिस्क्रिप्शन है, सैम्पलिंग का तरीका है, वो पॉपुलेशन साइज है, वो सारा यहाँ बताते हैं कि जी ये पॉपुलेशन साइज था, ये सैंपल लिया, उसका ये डिस्क्रिप्शन है, ये मैंने केस स्टडी यूज की है, रिजल्ट्स फिर ये आए हैं, परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स ये 5 हैं, ये उनके टेबल्स हैं, ये उनके ग्राफ्स हैं, ये मेरे मेथड की कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। सो इस तरीके से आप इस रिजल्ट सेक्शन को कंपाइल करते हैं। ठीक है जी, ऑनलाइन मेरी बातें आप सब तक पहुंच रही हैं? यस सर। बहुत कॉम्प्लेक्स बात तो नहीं कर रहा ना मैं, समझ तो आ रही है ना? जी सर। जी सर। चले ओके, अगर समझ आ रही है, नहीं भी आ रही तो लेक्चर दोबारा देख लीजिएगा ताकि आपको अल्टीमेटली समझ आए। अच्छा जी, अब आ गया इसके बाद लास्ट सेक्शन रिजल्ट्स के बाद। जनरली व्हाट यू से, यू गिव कंक्लूजंस एंड फ्यूचर डायरेक्शंस। सो कंक्लूजंस को पढ़ने वाले लोग भी ज्यादा होते हैं, इसलिए अराउंड 55% लोग आपके कंक्लूजन को पढ़ेंगे, तो इसलिए अपने कंक्लूजन को अच्छा सा तैयार करना होता है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट और कंक्लूजन में एक वाज़ेह फर्क होता है। कंक्लूजन में लिखा क्या जाता है? कंक्लूजन में आप एब्स्ट्रैक्ट वाली चीजें नहीं लिखते। एब्स्ट्रैक्ट में आपने अपने प्योरली अपने मेथड को डिस्क्राइब किया था कि मेरा मेथड ये है। यहाँ पे आप बताते हैं कि जी मेरे मेथड में कुछ कमी बेशियां रह गई हैं,
और उनको इस तरीके से फर्दर इम्प्रूव किया जा सकता है। आप स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस से कि मेरे एडवांटेजेस ये थे, बट देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स व्हिच कैन बी इम्प्रूव्ड इन वे, यानी इन अदर वर्ड्स कंक्लूजन में फ्यूचर डायरेक्शंस की बात की जाती है। इसलिए इस सेक्शन को समटाइम्स कंक्लूजन एंड फ्यूचर वर्क भी कहते हैं, सिर्फ कंक्लूजन भी कहते हैं, कंक्लूजन एंड फ्यूचर वर्क भी कहते हैं। ठीक है उमर फारूक साहब, किसी और के साथ बिजी हैं आप? इधर ही हैं। सो कंक्लूजन को लिखना, अगेन पंच लाइन्स क्या है, दिस इज गिविंग द बेनिफिट्स ऑफ योर अप्रोच एंड देन डिस्कसिंग द फ्यूचर डायरेक्शंस, एंड इट्स नॉट सेम एज द एब्स्ट्रैक्ट, दोनों को एक जैसा नहीं होना। हाँ, यहाँ कंक्लूजन देखिए वो मैंने बता दिया, वहां पे आपने प्रपोज मेथोडोलॉजी दी प्रपोजल डॉक्यूमेंट में, उसके बाद आपने टाइमलाइंस दी और फिर आपके रेफरेंसेस आ जाते हैं। ठीक है, अब रेफरेंसेस अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आखिरी चीज क्या रहेगी, रेफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे एज पर स्टैंडर्ड जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा, किसी एक स्टैंडर्ड को फॉलो करके रेफरेंसेस में कंप्लीट रेफरेंस आपकी डॉक्यूमेंट में आना चाहिए। ये ना हो कि कहीं किसी ने ऑथर मिस कर दिए, कहीं किसी ने पेज नंबर नहीं लिखा, कहीं किसी ने टाइटल नहीं मेंशन किया, या किसी ने कट पेस्ट कर दिया किसी और डॉक्यूमेंट से, जो गलतियां उसने की थी उसको दो ऐड करके कहीं और डाल दी। तो ये चीज़ों का ख्याल करना है, रेफरेंसेस कंप्लीट हो, सही हो, ट्रेसेबल हो। एआई टूल क्या करते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, ध्यान में रखने वाली है। उमर फारूक साहब सो रहे हैं, मैं आपको दोबारा उठाता हूँ आपके माइंड को, ब्रेन को एक्टिव करने के लिए। देखिए जो एआई टूल्स हैं बहुत सारे इस वक्त हमारे, जिनको हम कोशिश करते हैं लोग बड़ा, क्योंकि शॉर्टकट है ना, आप यूज कर लेते हैं जी, को पायलट को यूज कर लेते हैं, आप मेटा एआई को यूज कर लेते हैं, आप वो लामा को यूज कर लेते हैं। देयर आर नाउ 20+ टूल्स जिनको लोग क्या करते हैं, कहते हैं यार ये डाटा दे दो, ये चीज दे दो, वो आपको क्या है पूरा एक समरी बना देगा, डॉक्यूमेंट लिख देगा, रेफरेंस भी दे देगा कि यार ये 4 रेफरेंस मैंने इनको आपके लिए किया है। बट वो सारे रेफरेंस फेक होंगे, क्योंकि वो अपनी ट्रेनिंग के मुताबिक, उसने नो नहीं कहना आपको, क्योंकि उसने कुछ ना कुछ किया हुआ तो है, तो वो आपको अच्छा बुरा कुछ बना के दे देगा, बट वो चीजें ठीक नहीं होंगी, ट्रेसेबल नहीं होंगी। सो ऑलवेज रीड योरसेल्फ, राइट योरसेल्फ, रेफर योरसेल्फ, ये 3 चीजें लाजमी खुद करनी है। AI tools can be used to improve your language and maybe to get hints कि मैं क्या करूं, किस डायरेक्शन में जाऊं। But again, consult your supervisor, use your own intellect, then accept the information which is given by an AI tool, because it is mostly fake, mostly false. I won't say mostly, but probability है कि it may be false. So वो false नहीं करना तो आपने देखना है। और अगेन प्लेजरिज्म में आ जाती है वो, एआई प्लेजरिज्म काउंट होता है क्योंकि वो आपकी थिंकिंग को रोक देता है। तो नोबडी वांट्स इन द एकेडमिक सर्कल दैट योर थिंकिंग शुड स्टॉप। इसलिए बहुत सारी दुनिया की यूनिवर्सिटीज ने अब इवन इसको बंद भी कर दिया कि एआई टूल्स यूज करेंगे तो गॉन केस, नॉट अलाउड, अलाउड ही नहीं। बट ये कि यहाँ पे अभी तक बहुत सारे कंट्रीज में अलाउड है, विद दिस कंडीशन के आप उसको अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए यूज करें, बैंक ना करें। सही है, हम उस पर अभी आते भी हैं जब मैं बात करूंगा प्लेजरिज्म की। बट फॉर द टाइम बीइंग आई एम जस्ट सेइंग कि रेफरेंसेस को असेसिबल, ट्रेसेबल होना चाहिए, जो कि उसी सूरत में होगा अगर आपने उसको खोल के खुद देखा होगा और पढ़ा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज एज फार एज योर कंप्लीट थीसिस डॉक्यूमेंट इज कंसर्न। ये मैंने भी बात की है, ये मैंने थीसिस डॉक्यूमेंट के डिफरेंट सेक्शंस और चैप्टर्स के पर्सपेक्टिव से बात की है कि किस सेक्शन, किस चैप्टर को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक है, तो बड़ी डिटेल में मैंने डिस्कशन कर ली है। अब हम आ जाते हैं जो हम राइटिंग में मिस्टेक्स करते हैं, लिखते हुए जो प्रॉब्लम्स हम करते हैं उनके ऊपर हम आएंगे। मे बी वी कैन टेक अ स्मॉल ब्रेक, क्या ख्याल है? और ये भी कर सकते हैं कि हम इसको जल्दी फिनिश कर दें, जो भी कर सकते हैं कवर उसको हम करें। असल में मैंने आज, आप क्लास खत्म जल्दी इसलिए नहीं हो सकती कि मैंने आज आपके लिए इधर कुछ एक थीसिस डिफेंस भी रखे हुए, एक्चुअल थीसिस डिफेंस है, उसमें आप बैठे तो आपको आइडिया हो कि जो एग्जामिनर है वो किस तरह के सवाल करते हैं। इट्स अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग टू सी हाउ द पर्सन इज presenting, what all things he or she is covering,
and what all questions are being asked by the examiners. So that may not be possible to record it. So बेहतर ये होगा कि आप एटलीस्ट 2 डिफेंस आज हैं उनमें से कम से कम एक डिफेंस जरूर अटेंड करें, और फिर यू कैन, अगर आपकी बहुत मजबूरी है, जाना चाह रहे हैं तो चले जाए, नहीं जाना चाहते, बैठना चाहते तो बैठ जाए, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, 1:30 मेरे ख्याल में अराउंड 1 बजे के करीब, हाँ 1 बजे और 1:30 पे है, जल्दी खत्म हो जाएगा। 1 o'clock पे स्टार्ट करेंगे, 1± टाइम के। नहीं इधर ही है, फिर और डिफेंस ऑनलाइन नहीं होता। There's no terminology as online defense. Everybody, सब MS students come in the campus. इधर आएंगे, यहाँ पुराने स्टूडेंट्स हैं, उनका थीसिस कंप्लीट हो गया, आज वो फाइनल डिफेंस देने जा रहे हैं। ठीक है, तो वो अपना काम प्रेजेंट करेंगे यहाँ। नहीं, आपकी चॉइस है, देयर इज नो सच थिंग। TH1 TH2 की बात कर रहे हैं, मैंने वहाँ पे एक चीज, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने वहाँ ये बात भी की थी, आपने लेक्चर गौर से नहीं सुना। मैंने ये भी कहा था कि TH1 जो थीसिस 1 होता है वो आप एक सेमेस्टर में क्लियर करते हैं, 6 महीने, आप 4 महीने, सेमेस्टर 4 महीने का होता है। आपने इस दौरान काम कर लिया, अगले सेमेस्टर में आप रजिस्टर होते ही विद इन अ वीक डिफेंस कर सकते हैं। डिग्री क्या होगी? मेरा मतलब है कि मैं फर्स्ट मंथ में ही, ठीक है, डिग्री मुझे सेशन में मेरा डाउट होगा। नहीं ऐसा भी नहीं है, आप जैसी डिग्री पूरी करते हैं, डॉक्यूमेंट पूरे करते हैं, आपका ग्रेड लग गया। सर मैं नेक्स्ट सेमेस्टर एक सेमेस्टर में टीएच बंद नहीं कर रही। सर ये आपका प्रॉब्लम है ना, ये सवाल हम अलग से कर लेंगे। ये ऐसा कोई मसला नहीं जो आप कह रहे हैं ना, ये आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन है, मैं इसको क्लियर कर दूंगा। लेट अस डिस्कस आफ्टर द क्लास, इसको कवर कर लेंगे। बट देयर इज नो सच थिंग कि डिग्री, आप जब तक पूरा सेमेस्टर नहीं होगा आपको डिग्री नहीं मिलेगी। द डे यू डिफेंड, आप अपनी डिग्री अप्लाई करते हैं एंड यू गेट योर डिग्री। और डिग्री आने में तो 3-3 साल लग जाते हैं भाई, आपको तो फिर इधर महीने में मिल जाती डिग्री। यूटी की डिग्री मेरी 2003 में डिग्री हुई थी और मुझे 2006 में मिली। समझ गए बात? मेरी मास्टर्स की डिग्री 3 साल बाद आई, यूटी टेक्सला से। सो आप तो मतलब सवाल ही अजीब सा कर रहे हैं। हाँ नहीं, ये यूटीज में मुख्तलिफ है, ये तो वेरी करता है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको आपका अप्रूवल सर्टिफिकेट मिल जाता है, आपका ट्रांसफर मिल जाता है आपको, तो डिग्री तो हर बंदा एक्सेप्ट करता है कि कोई बात नहीं, डिग्री आ जाएगी। ठीक है, तो ये इतना कोई बड़ा मसला ही नहीं जो आप कह रहे हो, देयर इज नो इशू एट ऑल, ये कोई इशू ही नहीं। अच्छा जी, मैं अब कॉमन मिस्टेक्स की बात करता हूँ जो हम लिखते हुए करते हैं। मैं इनको आपको शॉर्टली बताऊंगा, क्योंकि अगेन हमारे पास चीज़ें बहुत है कवर करने वाली, बट चूंकि हमारा सेमेस्टर शॉर्ट है तो मैं कुछ चीज़ें आपको तेज़ी से भी गुजार रहा हूँ। प्रॉब्लम है उसमें हमें थोड़ा सा, क्योंकि कंटेंट इतना ज़्यादा, हम बहुत ज़्यादा कंटेंट कवर करना भी मुश्किल होता है और शायद वो उसका टाइम भी नहीं है। बट ये कि मैं कोई ऐसी चीज़ बीच में स्किप नहीं कर रहा जो कि इम्पॉर्टेंट है। एवरी इंपॉर्टेंट थिंग इज बीइंग कवर्ड एंड sufficient information is being given. I don't think so कहीं पे मैंने कोई ऐसी चीज़ आपको जो है वो बताई हो जो कि जल्दी से गुजार दी हो। नहीं, I have discussed in detail और रिपीट भी बार बार की है चीज़ें। सो अब आ जाते हैं जी कॉमन मिस्टेक्स के ऊपर लिखते हुए। अभी देखिए सेक्शंस की इंपॉर्टेंस हमने डिस्कस कर ली है, उनकी पंच लाइन्स डिस्कस कर ली हैं कि लिखना क्या, यानी क्या आपने उसकी पिक्चर अपने दिमाग में या एक ड्राइंग बोर्ड पे बनानी है लिखने से पहले, क्या ये चीज़ें लिखनी है मैंने। अब जब लिखना शुरू करना है तो उसमें क्या मिस्टेक्स आप कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज तो मैंने आपको एक लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर ली थी कि ग्रामरली का हम इस्तेमाल करके ग्रामरली हमारी इंग्लिश ठीक कर देता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो इंग्लिश का ठीक होना है। सीधी सी बात है कि आप जब लिखेंगे तो अंग्रेजी ठीक लिखें। अंग्रेजी ठीक करने के लिए आपके पास AI टूल्स भी हैं, आपके पास ग्रामरली भी है, दोनों के फ्री वर्जन अवेलेबल हैं, उनको आप इस्तेमाल करते हैं। ग्रामरली इंस्टॉल हो जाता है, आप उसको यूज करें, वो आपको गाइड भी करेगा। आसान तरीका एक और ये भी है कि जीमेल का जो ईमेल जनरेटर है वो भी आपको इंग्लिश ठीक करने में असिस्ट कर सकता है। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा, वहाँ पे बॉक्स में पेस्ट करें, वो आपको बताएगा अंग्रेजी कहाँ गलत है। AN का इस्तेमाल गलत किया हुआ है, दा का इस्तेमाल ठीक नहीं किया हुआ, ग्रामर ठीक यूज नहीं की हुई, टेंसेस ठीक इस्तेमाल नहीं किए हुए, वो आपको गाइड करेगा। तो इन टूल्स को आप सबने यूज करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस टूल योर ओन कोलीग्स विल असिस्ट यू। आप उनको पढ़ने को दें लिखने के बाद, तो वो आपको कहेंगे हाँ यार ये गलत किया हुआ है, गलत किया हुआ है, ये ठीक करो, ये ठीक करो।
वो अच्छे अंग्रेज बोलने वाले, इंग्लिश लिखने वाले आपको गाइड करें। दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में ये भी होता है, लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ कि जो कोरियंस हैं, जापानीज हैं, चाइनीज हैं, फ्रेंच हैं, डच हैं, इनकी अंग्रेजी को इतनी अच्छी नहीं है। बड़ी मजे की बात, आप यूरोप में जाएं तो आपको उनको अंग्रेजी बोलनी यूरोप में नहीं आती। आप इटली में जाएंगे, इटली वालों को अंग्रेजी बोलनी नहीं आती। आप कहें यार मैं यूरोप में हूँ, इधर अंग्रेजी बोलनी नहीं आती। अंग्रेजी सिर्फ इंग्लैंड में बोली जाती है या अमेरिका में बोली जाती है, ठीक है। तो ये बड़ी मजे की बात है, इन लोगों की अंग्रेजी हमसे ज्यादा बुरी है, बट हाउ इनके पेपर्स देखते हैं तो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। वो क्या है, वो इन टूल्स के साथ और साथ साथ इन यूनिवर्सिटीज में इनके इंग्लिश डिपार्टमेंट्स होते हैं। इसके अलावा लैंग्वेज एडिटिंग सर्विसेज हैं जो कि एल्सवेयर की है, स्प्रिंजर की है, इनकी लैंग्वेज एडिटिंग सर्विसेज है, ये पेड सर्विसेज है। आप पर पेज आपकी वो डॉक्यूमेंट को ठीक भी करते हैं। तो दीज पीपल यूज दो सर्विसेज, ठीक है। $8 पर पेज, ऐसे मतलब वेरी करता है। तो मैं उनकी भी बारे में बात करूंगा। तो ये मैंने आपको लिखने से पहले कुछ और पंच लाइन्स दी हैं कि हाउ टू राइट बेटर, तो ये कुछ चीजें इस्तेमाल करनी है। अच्छा, एक और बड़ी चीज, ये मैंने सिर्फ स्लाइड इस पर्सपेक्टिव से डाली हुई है कि हम जब अंग्रेजी लिखते हैं ना, मैं और आप जब लिखते हैं, चूंकि हम सब ने पढ़ा क्या है, हमने अफसाने पढ़े हैं, कहानियां पढ़ी हैं, मोस्टली हम में से लोग लिटरेचर पढ़ते हैं ना, जैसे हम कहते हैं फिक्शन पढ़ते हैं, फिक्शन पढ़ते हैं ना बहुत सारे लोग, यानी एकेडमिक या आप कहेंगे टेक्निकल इंग्लिश तो बहुत ही कम लोगों ने पढ़ी है। ये रिसर्च पेपर आप पढ़ रहे हो, ये तो अभी आके शायद मैंने पढ़ाया है, शायद आपको बहुत सारों ने, और हो सकता है कुछ लोगों ने मुझसे पहले भी पढ़े हो, शायद कुछ एक दो लोग होंगे जो पहले से पढ़ के आ रहे हैं। लेकिन ये कि हमारे सोशल फैब्रिक के अंदर रिसर्च पेपर रीडिंग जो है वो बहुत लेट आती है। इससे बहुत पहले बचपन से हम क्या पढ़ रहे हैं, आप वो पहले शुरू करते हैं, वो बच्चों की दुनिया, दुनिया का बाग और टोट बटोट और टार्जन और वो पता नहीं क्या क्या नाम है, उमर यार, इमरान सीरीज, इश्तियाक अहमद, 3 औरतें 3 कहानियां, ठीक है। महर हयात साहब एक्सपर्ट है 3 औरतें 3 कहानियों के। तो ये यही पढ़ते हैं ना मोस्टली चीजें, ये या फिक्शन पढ़ते हैं, सिडनी शील्डन को पढ़ लेंगे, या अपना फ्लावर तो एक है उसके नॉवेल्स हैं वो पढ़ लिया आपने। तो ये इस तरह के नॉवेल्स हैं जो कि हम मोस्टली पढ़ते हैं। सफरनामे पढ़ लेते हैं, बहुत हो गया जी। मुस्तफा सरन तारड़ को, बड़ा कोई काबिल आदमी जी, मुस्तफा सरन के तारड़ के उसने सफरनामे पढ़े हुए। यही है ना हमारी नजर में काबिलियत का पैमाना, बहुत हद तक ये है। बहुत ही कम लोग हैं जो कि वाकई इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ते हैं इन इट्स ट्रू सेंस, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज कहते हैं। अच्छा, अब इसका हमारी जिंदगी में एक असर आता है, जब हम ये पढ़ गई चीज रहे ना, तो जब लिखना शुरू करेंगे ना, तो हम लामोहला ना चाहते हुए भी हमारा जो अनकॉन्शियस ब्रेन है वो यही चीजें हमें लिखने में मजबूर करेगा। वो कहेगा जी बहुत पुराने जमाने का जिक्र है, इस तरह की बात को बीच में मैं कर जाऊंगा, या मैंने एक चीज पढ़ी है उससे ये चीज कंक्लूड हो गई है। तो अच्छा, अब जो गोरा है ना वो हमसे इस मामले में बहुत बेहतर है, रिव्यू तो उसने करना है, काम की वैल्यूएशन तो आपके एक थर्ड पार्टी ने करनी है, वो उसको देखेगा फ्रॉम टेक्निकल परस्पेक्टिव, एक्सपर्ट भी है। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मैंने कुछ चीजें लिखी हुई है कि जनरली जो हम वर्ड्स यूज करते हैं और उसकी मीनिंग एक अंग्रेज क्या लेता है, वो राइट साइड पे लिखा हुआ है। कुछ एग्जांपल्स हैं, सिर्फ आपको देखें। जैसे मैंने लिखा है इट हैज लॉन्ग बीन नोन, अगर ये जुमला मैंने लिख दिया तो ये अंग्रेजी तो ठीक है, ग्रामरली भी कुछ नहीं कहेगा मुझे, एआई टूल भी कहेगा ठीक है, लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि गोरा कहेगा यार कि इसने ये कहने की कोशिश की है कि मैंने कोई ओरिजिनल रेफरेंस नहीं देखा, बस ये पुराने जमाने का जिक्र है, कहीं था। तो ये टेक्निकली गलत सेंटेंस है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए इसमें एक आगे जगह लिखा हुआ है कि जी अ केयरफुल एनालिसिस ऑफ ऑब्टेन्ड डाटा, लूज स्टेटमेंट है, दोबारा लूज स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या है कि देर आर फ्यू पेजेस ऑफ सम वर्क जो कि मैंने भाई बैठ के थोड़ा सा नोट डाउन कर लिया है, बस लिख दिया। आगे चलते हैं। इन माई एक्सपीरियंस देर इज नो सच सेंटेंस इन माई एक्सपीरियंस इन टेक्निकल लैंग्वेज। इट मीन्स आपका एक्सपीरियंस एक दफा का ही है, वंस। इन केस आफ्टर केस, लूज स्टेटमेंट का मतलब 2 दफा किया है शायद आपने। आई डोंट नो आपको विजिबल है कि नहीं है, क्योंकि उमर फारूक साहब मुझे ऐसी ब्लैंक लुक दे रहे हैं जैसे कि मैं कहीं उनको जन्नत में ले गया हूँ और वो इस टाइम पे हूरों को देख रहे हैं और आंखें उनकी खुली हुई है बड़ी सी, कुछ समझ नहीं आ रही उनको। थोड़ा थोड़ा सा नजर आ रहा है।
लेकिन मेरी बात सुनाई तो दे रही है ना आपको? मैं इसका क्रक्स बताने की कोशिश करता हूँ। क्रक्स क्या है जी? सेंटेंस मेकिंग में इस बात का ख्याल रखें कि आप अपनी वो फिक्शनल नॉलेज को ना लेकर आए, टेक्निकल साउंड बात विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, रेफरेंसेस के साथ बात करें, फैक्ट्स फिगर्स के साथ बात करें, टामक टोइयां नहीं मारनी है। बस वो यही है कि देखिए, अगर तो आप माशाल्लाह बन जाती रहे इजाक न्यूटन, तो आप कुछ भी लिखे आप ठीक लिखेंगे, लेकिन जब आप हैं साइमा महमूद, फिर आपने एहतियात करना। मैं आपके सवाल के जवाब दे रहा हूँ कि वो आपने जो पढ़ा है ठीक पढ़ा है। वो लोग हैं जो कि एरिया में स्टैब्लिश्ड हैं, वो लिख सकते हैं ऐसी बात, लेकिन एक नया रिसर्चर जब लिखेगा तो वो नहीं ऐसी बातें लिखेगा, क्योंकि वो बड़ा उसको क्रिटिकली लोग नोट कर रहे हैं। ठीक है, आपने ख्याल करना है। हाँ, इंशाल्लाह आज से 10 साल बाद आप डॉक्टर साइमा महमूद होगी, आप किसी डिपार्टमेंट की चेयर होगी, फिर आप जो लिखें, फिर आप भी लिखें जी इन माई एक्सपीरियंस, तो कुछ नहीं कहेंगे आपको, क्योंकि आपका नाम चल रहा हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है जी, ये ऑनलाइन सब लोगों को भी मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। यस सर। लेकिन ये टेक्निकली ठीक नहीं है। लेकिन इसकी मीनिंग क्या बन रही है? अगर आप अभी आपको जुमा जुमा एक हफ्ता हुआ और आप ये बात लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगी ना। ठीक है, मतलब हु आर यू टू से कि जी माई वर्क एंड माई इन्वेस्टिगेशन विल स्टिमुलेट, यू आर नथिंग, यू आर, आप तो कहीं किसी जगह पे स्टैंड ही नहीं करते। तो ये बात एक एक्सपीरियंस बंदा करे, जिसका 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो बात बनती है। उसके पीछे उसके 150 पेपर्स हों तब ठीक है, but a person who has just entered into some research domain, he or she should be very cautious. Again, सारे को दिखाने का मकसद क्या है कि you must be talking with references, with facts, figures, with necessary solid background. Otherwise, do not say anything. अच्छा, आप कॉमन मिस्टेक्स जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा वो क्या है? सबसे पहली चीज ये कि हम जब भी लिखते हैं, वी ऑलवेज राइट इन पैसिव वॉइस. We never use I, we, you. Remember, थर्ड पर्सन में पैसिव वॉइस में लिखा जाता है। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दी हुई, मैं एक एग्जांपल सिर्फ यहाँ से ले लेता हूँ। When considering a business partner, you must consider, एक जुमला है, ये यू गलत है, यहाँ होना चाहिए, क्योंकि आप किसी बिजनेस की बात कर रहे हैं ना, तो वन या आप बिजनेस मस्ट कंसिडर। ठीक है, सो इस तरह से बाकी एग्जांपल्स भी हैं। सो पॉइंट सिर्फ यहाँ क्या है कि whenever you write, always write in passive voice. प्रेफरेंस पैसिव वॉइस को देनी है, थर्ड पर्सन में बात करनी है। नाउ यू नो योर टॉपिक, मैंने क्या लिखना है। तो पहला पॉइंट ये है। सेकंड क्या है जी कि अननेसेसरी इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं होती कभी भी, जो अभी भी हमने पहले भी बात की। फिक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। आप जनाब पूरे अपनी जूतियां टपकाते रहे हैं, 4 जूतियां फट गई हैं आपकी, कपड़े फट गए हैं, सारे काम, तो ये लिखना नहीं होता कि जी मैं पूरे दुनिया में ट्रैवल करता रहा हूँ, मैं तो इधर गया हूँ, वहां गया हूँ, इसके पास गया हूँ, यहाँ कलबाजी खाई है, यहाँ फ्रंट रोल किया है। तो ये लिखा नहीं जाता। लिखने में वही बात की जाएगी जो फैक्ट्स फिगर्स है, रेफरेंसेस के साथ। नंबर 2, नंबर 3 बड़ा कॉमन मिस्टेक है, जब हम नंबर्स लिखते हैं ना, तो 10 से छोटा नंबर हमेशा स्पेल किया जाता है। लाइक 5 अल्फा न्यूमेरिक में आप इसको FIVE लिखेंगे, 5 का नंबर यूज नहीं करेंगे। टेक्निकल लैंग्वेज में यू नेवर यूज दैट सिंबल, यू यूज दी स्पेलिंग, स्पेल इट। 10 से बड़ा नंबर आप नंबर दे सकते, तो ये एक और गलती है। अच्छा, ये जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं, अगेन ये आप ग्रामरली आपका ठीक कर देगा।